जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आज क्लास 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलोरीन्स का लेक्चर नंबर 2 हम लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनका इंट्रोडक्शन पार्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनके यूजेस, डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, इनके बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा पार्ट है तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पर फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा पार्ट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका जेडब्ल्यू हो, नीट हो। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलोरीन्स का लेक्चर नंबर 2। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, या फिर क्वेश्चन बनता है सॉल्युबिलिटी का। बस यही क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा और क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से मिलेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पार्ट जो हमें देखना है वो है इनका स्टेट, कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब शुरुआत के जो मेंबर्स है वो क्या है, गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर, बट जो हायर मेंबर्स है वो क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि हायर मेंबर्स के अंदर सॉलिड होने का रीजन ये होता है कि जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होने लगता है, और वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण उनका जो नेचर है वो कैसा होने लगता है, सॉल्युबल, सॉलिड होने लगता है। अगला आता है बॉइलिंग पॉइंट। वी नो वेरी वेल कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बॉइल। और क्या होता है वो टेम्परेचर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का जो केस है यहाँ पे वो दो कैटेगरी में है। सबसे पहले फॉर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, कि एल्काइल ग्रुप्स जो है वो बदल जाएं, जैसे कि हमारे पास है CH3F, C2H5F, C3H7F, C4H9F। मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है, नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं तो यहां पे ध्यान रखेंगे हम कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। क्योंकि जैसे जैसे लॉन्ग चेन इंक्रीज होने लगती है वैसे वैसे लॉन्ग चेन इंक्रीज होने पे क्या होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ता है अमंग द मॉलिक्यूल्स, और उस वॉन्डरवॉल फोर्स के इंक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके लिए बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम CH3 टू C4H9। मिथाइल से जब ब्यूटाइल की तरफ चलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा किसी कंपाउंड का उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन और अगर हम लिखें कि ड्रॉ all possible isomers of bromopropane and arrange them according to the increasing order of boiling point, कि उनको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करें उनके आइसोमर्स को ड्रॉ करके। तो पहला तो ब्रोमोप्रोपेन है, तो सबसे पहले तो सिंपल स्ट्रेट चेन वाला बना ले, 1 ब्रोमोप्रोपेन।
फिर यहां पे इसका एक पोजीशन आइसोमर बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। और क्या बन सकता है? बस इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो कौन सा वाला जो है ज्यादा होगा यहां पे? दिस वन, 1 ब्रोमोप्रोपेन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इतना? तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ब्रोमोप्रोपेन की जगह हम ले लेते हैं अब ब्रोमोब्यूटेन। यहां पे आइसोमर्स ज्यादा बनेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट आइसोमर तो सिंपल स्ट्रेट चेन का बना ले, ब्रोमोब्यूटेन। फिर इसका पोजीशन आइसोमर बना दे, Br की जगह बदल दे, तो क्या बन गया? 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक। फिर इसका एक चेन आइसोमर बना दे, 4 की चेन को 3 में कन्वर्ट कर दे और ये कार्बन को यहां ब्रांच में लगा दे, तो नाम क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब दोनों हो सकते हैं, पोजीशन भी बदल दें और चेन भी बदल दें, तो ये कार्बन यहां और एक ब्रोमीन यहां पे, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे नंबर 1 किसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा दिख रहा है? फर्स्ट वाले का, तो ये क्या हो गया? नंबर 1 हो गया। फिर कौन हो गया? नंबर 2 हो गया। फिर कौन है? नंबर तो नंबर 1 कौन सा हो गया? 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। सेकंड कौन सा? ये वाला, क्योंकि कार्बन की स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया ज्यादा है। यहां पे चले तो कार्बन दोनों जगह ब्रांच में है, तो यहाँ पे कार्बन भी ब्रांच है और ब्रोमीन भी ब्रांच में, तो सरफेस एरिया क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो नंबर 3 कौन सा हो गया? ये। और नंबर 4 कौन सा हो गया? ये। तो इसीलिए कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये क्या होता है? सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज ऑफ मोर वॉन्डरवॉल फोर्स। जो वॉन्डरवॉल फोर्स है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अगला आता है कि अगर हैलाइड्स डिफरेंट हो जाए, पहले हैलाइड्स सेम थे, अब कौन डिफरेंट हो जाए? हैलाइड्स। जैसे हमारे पास हो CH3F, CH3Br, CH3Cl और CH3I। तो जब ऐसा केस आ जाए तो याद रखिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। तो बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका? इसका। देन किसका? इसका। देन कौन? ये। और कौन? ये। तो फ्लोरोमीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा और आयोडोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। नोट कर लीजिए फटाफट। बढ़े आगे। क्लियर है? बढ़े आगे। ये क्वेश्चन आपका CBSE 22 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है
कि वाई पेरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। तो इनको बना लें सबसे पहले। तो ऑर्थो डाइक्लोरो है, तो एक क्लोरीन ये पोजीशन ऑर्थो, तो ये ऑर्थो डाइक्लोरो हो गया। मेटा की बात करें तो ये पोजीशन मेटा हो गई, और जस्ट आमने सामने की पोजीशन क्या कहलाती है, पैरा, तो ये पोजीशन क्या हो गई, पैरा हो गई। तो बोल रहा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड स्टेट में है, और अगर सॉलिड स्टेट में है इसका मतलब उसने क्रिस्टल लेटाइस बनाया हुआ है। तो जिसका लेटाइस बहुत स्ट्रांग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब सिमेट्रिकल लेटाइस होता है, तो सिमेट्रिकल लेटाइस होने के कारण क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि जब ये पूरा क्लोरो पेरा डाइक्लोरोबेंजीन जब अरेंज होता होगा क्रिस्टल में, तो यहाँ पे सिमेट्री आपको दिख रही है। तो बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइन सिमेट्री प्रेजेंट इन द पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, इट कैन इजीली फिट इनटू द क्रिस्टल लेटाइस। जो क्रिस्टल लेटाइस है उसमें आसानी से फिट होकर एक सिमेट्री बना लेता है, और जिस जिस स्ट्रक्चर में सिमेट्री होती है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन सिमेट्रीज, यहाँ पे लेटाइस में सिमेट्री है, इसलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। Because its symmetrical structure allows for a more efficient and tighter packing of molecules in the crystal lattice. तो क्रिस्टल लेटाइस में ये बहुत इजीली फिट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसलिए यहाँ पे जो पैकेजिंग होती है थोड़ी क्लोज होती है, या टाइट पैकेजिंग हो जाती है, जिसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट से एक ही क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटीज पे। देखिए, सॉल्युबिलिटी का एक ही नेचर होता है, लाइक डिसॉल्व्स इनटू लाइक। बोले सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसा होता है वो वैसे के साथ जाके मिक्स हो जाता है। मतलब कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं तो जैसा नेचर सॉल्यूट का होना चाहिए वैसा ही सॉल्वेंट का भी होना चाहिए। अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है कि एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। हम समझ चुके हैं बॉन्ड नेचर में कि यहाँ पे हेलोजन पे माइनस आता है पार्शियली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और कार्बन पे आता है प्लस। सिमिलरली वाटर जो है वो खुद एक पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, प्लस माइनस। तो दोनों पोलर नेचर के हैं, फिर भी क्या हो रहा है कि एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। जबकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर पोलर पोलर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। रीजन ये होता है कि एल्काइल हैलाइड इसलिए मिसिबल होते हैं वाटर में कि जब ये वाटर में जाते हैं तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं सॉल्वेशन की वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके, क्योंकि वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्टीमेटली होना क्या है, होना यह है कि इस RX को वाटर के बीच में जाके फिट हो जाना है। सॉल्युबिलिटी का मतलब यही होता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में चला जाए। तो बिफोर मिक्सिंग क्या है, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होने वाली नहीं है। तो होना ये चाहिए कि ये बॉन्ड वाटर और एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड भी इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि वाटर वाटर के बीच में था, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तभी होती है जब बिफोर द डिसोल्यूशन एंड आफ्टर द डिसोल्यूशन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, alkyl halides are immiscible with water despite being polar because the dipole-dipole forces in alkyl halides
आर वीकर देन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। कि आर एक्स के बीच का जो बॉन्ड है, आर एक्स और आर एक्स, एल्काइल हैलाइड और वाटर वाटर, इन दोनों के बीच में इसका बॉन्ड वीकर है क्योंकि यहां पे क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। बट वाटर के केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टू डिसॉल्व एल्काइल हैलाइड वुड नीड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। ये एल्काइल हैलाइड जब वाटर में जाए तो इसकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एल्काइल हैलाइड जाके डिसॉल्व होगा। बट देयर पोलैरिटी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो। पर जो कि ये डाइपोल यहां बन रहा है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कंपेयर टू द पोलैरिटी ऑफ वाटर, तो वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता। And the new force of attraction that form between the alkyl halide and water molecules are not as strong as the original hydrogen bond. तो ये जो इंटरेक्शन है इनके बीच का वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि वाटर वाटर के बीच में होता है। तो दो रीजन है कि लो पोलैरिटी होने के कारण वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता, और दूसरा कि अगर ये एक दूसरे के साथ मिल भी जाए तो एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनता है इट इज नॉट एज मच एज स्ट्रॉन्गर देन प्रेजेंट इन द वाटर वाटर। तो बिफोर डिसोल्यूशन एंड आफ्टर डिसोल्यूशन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है। आफ्टर डिसोल्यूशन वीकर बॉन्ड बन रहा है, बिफोर डिसोल्यूशन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा था इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटीज में यही एक क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले तो। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट तो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं फिर से। बोल रहा है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन जो है वो क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को बना ले। ये रहा क्लोरोबेंजीन और ये रहा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बेटा जब भी यहां पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करें तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। तो बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बिकॉज ऑफ द सिंगल बॉन्ड। यहां पे अगर s कैरेक्टर की बात करें तो 33.33% s कैरेक्टर है, और यहां अगर s कैरेक्टर की बात करें तो केवल 25% s कैरेक्टर है। तो इससे क्या हो रहा है सर, होना क्या चाहिए डाइपोल में, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाने चाहिए किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो जितना यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उतना डाइपोल का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का डाइपोल इन क्लोरोबेंजीन इज मोर देन द एज कंपेयर टू द कार्बन क्लोरीन इन द बेंजीन रिंग। रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एस कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है। वी नो वेरी वेल कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के सबसे पास होता है एस ऑर्बिटल। तो जितना अगर एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है उतना न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल पे ज्यादा लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा क्लोरीन की तरफ जाने चाहिए थे, तो बेंजीन का जो कार्बन है क्योंकि उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो उस कार्बन का न्यूक्लियस क्या करेगा, इन जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाने लगेगा। कार्बन के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा लगने लगेगा, और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा तो क्लोरीन उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट नहीं हुए तो क्या होगा, जो डाइपोल बनेगा वो वीकर बनेगा। पर चूंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है, एस कैरेक्टर कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन, और जितना क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उतना डाइपोल क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो क्या रीजन होगा, इट इज बिकॉज in chlorobenzene
more s character present in carbon of benzene due to this weaker dipole generated। और अगर डायपोल वीकर है तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ओनली रीजन इज बिकॉज ऑफ द मोर एस कैरेक्टर प्रेजेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन। क्लियर है, आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में है वो बाद में। पहला ब्रोमोमीथेन, मीथेन, मीथेन मतलब CH, ब्रोमोमीथेन CH3Br। ब्रोमोफॉर्म का मतलब CHBr3। क्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl और डाइब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2। तो सबके अंदर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम आ गए, मतलब किससे जाएगा, एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास सबसे ज्यादा किसका है, ब्रोमीन का, है ना। तो सबसे कम कौन हो गया, नंबर 1 पे ये, तो एटॉमिक मास कम है। अब यहां भी ब्रोमीन है, यहां भी है, यहां भी है, पर नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना एटॉमिक मास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर 2 पे ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। नंबर 3 पे कौन हो गया, ये, और नंबर 4 पे कौन हो गया, ये। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। बॉइलिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल हो गया एटॉमिक मास की। सेकेंड वाला करें, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये बना दिया। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये बना दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और 1 क्लोरोब्यूटेन, ये बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब साहब क्या करें, तो सबसे कम किसका होगा, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जिसका सरफेस एरिया उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो हमें पता है यहां पे कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सबसे कम कौन हो गया, ये, दूसरे नंबर पे कौन हो गया, ये, और सबसे ज्यादा कौन हो गया, ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास अगर हेलोजन सेम है, और बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया अगर आपका चेन डिफरेंट है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हाउ हेलोएल्केन्स रिएक्ट विथ अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोएल्केन्स दिखाते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसको हम लेक्चर में पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर जो कि ये वाला पार्ट छोटू सा है, रिएक्शन विथ मेटल्स, इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम सिर्फ क्या कवर करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। चलिए क्या है रिएक्शन विथ मेटल्स, बोल रहा है कि मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स to give compounds containing carbon metal bonds. Such compounds are known as organometallic compounds. इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड है हेलोएल्केन्स वाले, और रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, मेटल्स के साथ। तो मेटल के साथ रिएक्शन करने पे क्या बन गया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है
नाम है इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेसिकली फॉर्म्ड विद द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ मैग्नीशियम मेटल। तो RMgX को क्या कहा जाता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड react with magnesium in presence of dry ether, it converts into the RMgX। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और ये हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉर्मली एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर। बट जब एल्काइल ग्रुप मेटल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो मेटल के साथ कनेक्ट होने पे वो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या लगाते हैं? माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई हो नहीं सकता, तो हमेशा मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनर की होगी। तो यहाँ पे ये हाईली नेचर में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पोलैरिटी होती है इट इज वेरी मच हाई इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्यों? क्योंकि मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है? तो याद रखने वाली बात है कि इन द केस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट नॉर्मली एल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, बट इन द ग्रिगनार्ड इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इट शोज द माइनस आई इफेक्ट। तो रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है कि Rx प्लस Mg कन्वर्ट इनटू द RMgX। क्लियर है? आया इतना समझ में? बढ़े आगे। चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। हमने देखा कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम in presence of dry ether, it gives RMgX. So what is the role of this dry ether? Actually क्या होता है कि ग्रिगनार्ड reagent is very reactive with water, alcohol, अमाइंस, एसिड्स, इनसे बहुत रिएक्टिव होता है। तो अगर हल्का सा भी ट्रेस ऑफ वाटर यहाँ पे मिल जाए, जैसे कि अगर यहाँ पे ट्रेस ऑफ वाटर हल्का सा भी हो, तो इमीडिएटली ग्रिगनार्ड रिएजेंट कन्वर्ट्स इनटू द एल्केन्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन्स में। इसीलिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एक जो यूज है वो किसी भी एल्केन को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास है C2H5 MgBr plus H2, तो इमीडिएटली इट विल कन्वर्ट इनटू द इथेन C2H6 plus MgBr एंड OH। एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द मॉइस्चर है, इसीलिए कंडीशन कैसी है? एनहाइड्रस कंडीशन है। ड्राई ईथर है, वाटर आया, वाटर जरा सा भी मिला तो वो क्या करेगा? एनहाइड्रस कंडीशन में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिएक्शन को ग्रिगनार्ड को आगे कन्वर्ट नहीं होने देगा। क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़े आगे। अगला आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम again in the presence of dry ether, हमें पता है Na और X जन्म जन्म के साथी हैं, तो क्या बनेगा? R बॉन्ड R प्लस NaX। ऑलवेज यहां पे क्या बनता है? E1 एल्केन। तो अगर आपको E1 एल्केन बनाना है, E1 नंबर ऑफ कार्बन में एल्केन का फॉर्मेशन करना है, तो ये मेथड सबसे अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया C2H5Br प्लस Na प्लस Br बॉन्ड C2H5, यहां से कौन बाहर? NaBr बाहर,
ड्राई ईथर का प्रेजेंस, और क्या बन जाएगा C2H5 बॉन्ड C2H5 प्लस NaBr, 2 NaBr होगा क्योंकि यहां पे 2 है। अच्छा, इवन नंबर ही क्यों बना सकते हैं? बोले सर अलग अलग ले लो, CH3Br प्लस 2Na प्लस Br, अगर ये अलग अलग ले लो तो और नंबर भी बन सकता है। बन तो सकता है बट उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि देखिए यहां पे ये होगा 1 मोल, ये भी होगा 1 मोल, तो क्या पॉसिबिलिटी है? 1 मोल मतलब 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यहां भी 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो हो सकता है कि ये 2 मोल्स हैं। ये हो सकता है कि ये मिलके क्या बना ले, CH3 बॉन्ड CH3 भी बन सकता है, तो ये खुद में रिएक्शन कर सकते हैं, अभी हमने देखा, तो कंडीशन तो वही है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये खुद रिएक्ट करके क्या बना ले, C2H5 बॉन्ड C2H5 बना ले, और तीसरा प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके बना ले CH3 बॉन्ड C2H5। तो अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने पे मिक्सचर ऑफ एल्केन प्रोडक्ट मिलता है, और मिक्सचर ऑफ एल्केन को सेपरेट करना मतलब बहुत टेढ़ा काम है, मतलब इतना इनका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी वुड्स रिएक्शन में यहाँ पे हम जो है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स को कंसिडर नहीं करते हैं। कंडीशन है कि एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। क्लियर है? बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं PYQ के। वाह, पहला ही क्वेश्चन मजेदार है। 2020 की ब्रोमीन का रिएक्शन है किसके साथ, मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, RMgX बनता था तो R की जगह यहाँ पे AR है, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकेंड यहाँ पे Na ड्राई ईथर, तो देखिए RR जुड़ा था तो दो क्या हो जाएंगे, बेंजीन बेंजीन जुड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं बायफिनाइल। पर अब ये वुड्स नहीं है, इसका नाम है फिटिंग। एक्चुअली वुड्स फिटिंग पूरा साइंटिस्ट का नाम है। तो वुड्स कब है, जब RX आ जाए। एल्काइल हैलाइड है तो वुड्स है, एराइल हैलाइड है तो फिटिंग है, और एक एल्काइल और एक एराइल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग। दिस रिएक्शन विल बी द इन द सेम मैनर रिएक्शन है, दोनों जोड़ना, RR को जोड़ा था हमने एल्काइल एल्काइल को, यहाँ कौन जुड़ेंगे, फिनाइल फिनाइल, तो क्या बोलते हैं इसे, बायफिनाइल। क्लियर है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। CH3 CH बॉन्ड CH2Br, लिखा है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH जब भी होता है बेटा तो एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एलिमिनेशन। तो यहां से कौन हटेगा, Br, यहां से कौन हटेगा, H, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, तो A हो गया प्रोपीन। A का रिएक्शन हमने कराया है HBr के साथ, तो HBr है सिर्फ अकेला, तो परऑक्साइड नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ हेलोजन विल गो ऑन द मिनिमम कार्बन, मिनिमम हाइड्रोजन सॉरी, तो क्या बनेगा, CH3 C Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, ये क्या हो गया, B 2 ब्रोमोप्रोपेन, और उसके बाद क्या है, Na ड्राई ईथर, मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स। तो देखो जहां से Br है वहां से जोड़ना, ये गलती ना कर देना, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 अच्छा, यहां पे एक CH3 था, ये CH3, यहां पे भी CH3, तो CH3C, ये CH3 बॉन्ड CH3 कहां से जुड़ेगा, यहीं से, इसका जस्ट अपोजिट बना दो,
ये CH3, ये CH3 और ये CH3, क्योंकि क्या होता है RX प्लस 2Na प्लस XR, याद करो अभी पढ़ा हमने, RX प्लस 2Na प्लस XR, तो कौन बार होता है NaX बार। तो देखो यहाँ पे ये X है तो यहीं से जुड़ेगा, तो ऐसा का ऐसा एक और जुड़ेगा, तो ये कार्बन, इसको याद रखने का तरीका इसका सीधा रेप्लिका यहां नीचे बना दो अपोजिट। क्लियर है। देन इधर चलें तो क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, इट विल बी CH3 CH CH3 बॉन्ड CH2 Mg Br, फिर वाटर लेके आ गए तो वाटर में एल्कीन बन जाएगा, तो इट विल बी CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे क्या था CH3। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीधे सीधे आया है, केवल रिएक्शंस को अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है, बढ़े आगे। हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, अभी पढ़ा है हमने, ये क्लोरोबेंजीन क्या लगा दें, फिटिंग रिएक्शन लगा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा बाइफिनाइल, सिंपल। देन प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन, बढ़िया, ये रहा प्रोपीन, क्या कर दें, बोलो बोलो, परऑक्साइड भाई साहब सिर्फ HBr में लगता है, याद रखिएगा, तो लगाना तो पड़ेगा परऑक्साइड ही, और लग के क्या बनेगा, सबसे पहले CH3 CH2 CH2 Br, पर हमें तो आयोडो चाहिए, याद करो हमने एक रिएक्शन पढ़ी है जो बड़े हेलोजन को रिप्लेस करती थी, छोटे को रिप्लेस करती थी, NaI फिंकलस्टेन रिएक्शन, यहां पे ड्राई एसीटोन, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2I, तो सीधे आप HI परऑक्साइड लगाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि परऑक्साइड सिर्फ HBr के प्रेजेंस में ही लगता है, और हमको चाहिए 1 आयोडो था, तो पहले परऑक्साइड लगा के हमने Br लगाया, फिर NaI लगा के क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, आया समझ में, बढ़े आगे। जल्दी से बता दो, अभी हमने करा कि यहां से इसका रेप्लिका लगाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ऐसा का ऐसा इसको नीचे लगा दो, CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये था बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर मेटल्स के साथ रिएक्शन और कुछ PYQs। तो इतना छोटा सा लेक्चर है, फटाफट से इसको देखिए, पढ़ डालिए, फटाफट खत्म कीजिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।